ओम सभी। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर अलका प्रकाश दीदी का। आज जो आप विषय ले रही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में जानकारी और उन्हें हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा विषय है और हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्वागत है दीदी आपका। और मैं अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय तो कराएं। वैसे तो हम सब में से काफी लोग जानते हैं आपको, लेकिन कुछ साधक नए परिचय कराना होता है। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते जी नमस्ते। जी जी। नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो आप का घर दिख रहा है जिसमें आप बैठे हुए हैं, हम्म, उसको देखकर बहुत हाँ सारी जी। स्मृतियां जो है हम लोगों की उभर आती है कि हमें आपके साथ रहने का अवसर मिला। आपने जब हम लोग सिंगापुर गए थे तो आपने वो हाँ जी। अवसर दिया, तो आपको और डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी को हाँ हमारी जी। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। और ये भी ठीक है कि हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप कब जो है हमारे जो साथकों के साथ आपकी बातचीत हो पाएगी, क्योंकि कई बार चर्चा हुई दीपन जी से की, तो फिर अब उन्होंने बताया अब कि आप अब भैया मेरा बहुत थोड़ा बिजी चल रहा था, वो इस चक्कर में हम हाँ, सब चीजें चल रही थी। कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया और काफी चीजें चल रही थी। जी जी बताया उन्होंने कि अब जो है वो स्वस्थ हैं और अब वो समय हम्म। देने वाली हैं। तो ये तो आपका ही परिवार है, हम लोग तो इसको जोड़ने का कोशिश करते हैं। तो आप अपने समय में ये समय रखें इनके लिए, समय समय पर आप और डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी लोगों के लिए एक औपचारिक परिचय भी जो है, असल में आज जो विषय भी रखा है वो लाइफ साइंसेज वाला विषय है और आपकी एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता का विषय है। क्योंकि आप ह्यूमन एनाटॉमी को इतनी गहराई से जानती हैं। आप इस समय वर्तमान में आपने प्रारंभ में एमएससी किया दिल्ली विश्वविद्यालय से, आप गोल्ड मेडलिस्ट थी, बल्कि पूरा परिवार ही आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही इनके पिताजी और बाकी सब लोगों ने प्राध्यापन का काम किया है। आप इस समय एसोसिएट लेक्चरर हैं स्कूल ऑफ अप्लाइड साइंसेज, रिपब्लिक पॉलिटेक्निक सिंगापुर में। और दिल्ली विश्वविद्यालय से, जैसे मैंने कहा कि आपने एमएससी की थी, और आप उसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण डिप्लोमा भी आपने किए हैं। प्रोफेशनल प्रोफेशनल डिप्लोमा इन अप्लाइड साइकोलॉजी, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, दोनों विषय भी बहुत योग से जुड़े हुए हैं। आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और वो पुस्तकों के मैं शीर्षक देख रहा था तो मुझे लगा कि सबको बहुत जरूरत है। हेल्पलाइन फॉर स्ट्रेस्ड पेरेंट्स। तो हम लोगों के भी घर में, जैसे अब मैं और सरोज जी नाना नानी बने हैं, तो ऐसा देखने में आता है। बहुत सारे लोगों से परिचय हुआ जो कि अभी अभी माता पिता बने हैं। तो काफी समस्या है, बल्कि उसके कारण से लोग माता पिता बनना भी नहीं चाह रहे हैं कि इतनी ज्यादा चिंता नई पीढ़ी के अंदर। तो ऐसे में ये पुस्तक भी बहुत महत्व की है। तो आपका अध्ययन तो महत्व का है ही, आपका लेखन भी बड़ा महत्व का है। और प्रेम प्रकाश जी भी दिखे, उनको भी हमारे नमस्कार। तो आप अपनी बात रखें, हम सब लोग सुनने को उत्सुक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। सो सब आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। सबका बहुत बहुत नमस्कार जी। मैं बीच में आपने भी मेरा नाम लिया जी जी इसलिए। जी जी, नहीं मैंने देखा आपको, इसलिए हम चाह ही रहे थे। और आपने योग वाली टी शर्ट भी पहन रखी है आज तो। हाँ नहीं, अभी थोड़ी देर सुबह, पहले हाँ, संडे को सुबह यहाँ 7:30 बजे, सिंगापुर के 7:30 बजे योगा कराते हैं ना, तो अभी खत्म हुआ है, हाँ, अभी आधा घंटे में। दोनों का जीवन, आप दोनों नमस्ते। का जीवन तो हाँ योग जी, में है। नमस्ते सबको, सबको नमस्ते। नमस्ते। हाँ, दीप भैया और बाकी सबको, मैं काफी लोग को तो जानती हूँ, जगत भैया एंड सो मेनी पीपल आई नो ऑलरेडी। यस यस यस, एंड केसी वर्मा भैया, भिवानी से हम गए थे भैया के पास। सो नाइस। बाकी यस। तो अभी मैं देख रही थी, मैंने टाइम ध्यान से देखा नहीं था एक्चुअली, तो मुझे पुराना टाइम याद था, तो मैं इससे थोड़ा पहले जुड़ गई थी। तो फिर मैंने देखा, मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है क्या योगा। फिर मैंने दोबारा ध्यान से मैसेज देखा दीप भैया का, तो देखा ओहो, मैंने गलत टाइम देखा। एंड सो हम लोग जो देन है दैट जो वाज। कार्यक्रम करते थे डॉक्टर्स का, तो हाँ उनकी ये शिकायत रहती थी कि थोड़ा हमें बहुत जल्दी 6 बजे के लिए
बहुत जल्दी करेक्ट। 5:30 बजे उठना पड़ता है, तो हमारा कार्यक्रम क्यों नहीं आप 7 बजे कर देते। फिर हमने उसको सोच कर ही थोड़ा सा इसमें बदलाव किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने वो टाइम, क्योंकि मैंने वो पुराने वाले दिमाग में था ना कि आपके 6:15 बजे, यहाँ मेरे 8:45 बजे, तो आई वाज कैलकुलेटिंग फ्रॉम देयर। पर बहुत अच्छा, और मैं देख रही थी इतना अच्छा सब कर रहे थे। बहुत बहुत इंस्पायरिंग। और बल्कि मैं ये सोच रही थी कि आप लोग को तो कुछ टॉपिक सुनने की, जानने की जरूरत ही नहीं है। आप सब इतने स्वस्थ हैं, आप सब इतना अच्छा योगा करते हैं, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है। ये मेरे मन में विचार आ रहा था। तो आई आई थिंक आप दूसरों के लिए सुन सकते हैं, पर आई थिंक आप सब लोग तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत सारे लोग तो रविवार को ही जुड़ते हैं अलका जी, अच्छा मतलब जैसे अच्छा अच्छा। इसको सुनने के लिए। और इसलिए काफी लोग ऐसे हैं जो कि मतलब इस विषय में, बल्कि कल भी वर्मा जी भी कल ही बता रहे थे कि हाँ हमारे यहाँ पर भी वो आई थी, तो सब लोगों का सुनने का उपयोगी रहेगा। और ये लोग भी हाँ योग जी, तो करते हैं, प्रैक्टिशनर तो हैं, परंतु उसको बिल्कुल इन प्रिंसिपल जानना भी एक। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार किए हैं, मैं वहां से शुरू करूंगी। और उसके बाद में बीच में आप अपने क्वेश्चन, आपके कुछ भी आपका पर्सनल क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनी जॉइंट पेन, रिगार्डिंग एनी बोन्स और मसल्स, और इसके अलावा कोई भी, अगर कोई भी है, एंड हमारे पास टाइम होगा तो हम क्वेश्चन उसके बाद, क्योंकि मैंने सोचा था करीब आधा घंटा बोलने के लिए, और फिर सोचा था उसके बाद में, क्योंकि क्वेश्चंस काफी होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं भी शुरू में अपनी स्लाइड से शुरू करती हूँ, विच आई प्रिपेयर्ड ऑन बोन्स एंड मसल्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड देन विल कंटिन्यू with any conditions or doubts and other things. So let me share my slides. Deep Bhaiya, can you see my slides? यस यस। जी जी जी, अच्छा ठीक आ है, रही हाँ। है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया। हाँ, just wanted to make sure that slides are visible. So today we are going to talk about health of the bones and muscles. तो उसमें हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो अभी जैसे अनिल भैया ने बिल्कुल वही बताया कि मैंने बोला कि भाई आप लोग को तो जरूरत नहीं है, पर ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है कि भाई हम जब योगा कर रहे हैं, है ना, और आप सब लोग काफी उसमें अच्छे एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, तो फिर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ANP स्टैंड फॉर, लेट मी जस्ट टेक माय पॉइंटर। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने की क्या जरूरत है। तो योगा में आप सब जो लोग करते हैं वो बहुत सारे तरह के आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं, और इन सब का हमारी बॉडी पे, माइंड पे और सोल पे असर होता है, वो आप सब देख रहे हैं और स्वस्थ हैं उस हिसाब से। तो एनाटॉमी में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी संरचना पढ़ते हैं, किस तरह से बनी, किन किन चीजों से बनी हुई है बॉडी। और फिजियोलॉजी में उसके फंक्शन के बारे में समझते हैं, हाउ दोज बॉडी पार्ट्स वर्क। तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आज हमारा फोकस मसल्स और बोन्स पे है, तो हम उसमें ये समझते हैं कि भाई मसल्स और बोन्स किस किस चीज से बने हैं और कैसे काम करते हैं, और उनको हम कैसे कैसे वो हमारी बॉडी को अ, ठीक रखने, मोबाइल रखने में हेल्पफुल है। तो जब हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन का पता लगता है, once we go deep into that, then that motivates us to take up the practice of yoga and see its benefits. You know, अदरवाइज कई बार क्या होता है, हम मैकेनिकली कर रहे हैं कोई चीज, भाई सबने कहा झुको तो झुके। अब नीचे झुकते समय आपको भी मैंने देखा था, दीपशिखा जी बता रही थी कि सांस बाहर निकालिए और झुकिए। तो सांस क्यों बाहर निकालना है, कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सांस ले के निकालें, नीचे झुकें जब ऊपर जाए। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, जो योग टीचर्स हैं उनको तो पता है थ्योरी क्या है उसके पीछे, पर सबको नहीं पता होती। और इसीलिए जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वो क्लैरिटी आ जाती है, और फिर उसका इम्पैक्ट बहुत कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि हम सही तरीके से करते हैं और हमें इंजरी भी नहीं होती। सो दैट इज व्हाई नोइंग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमारा फोकस है मसल्स और बोन्स पे, इसको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। और इसके अंदर मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट बोन्स, कार्टिलेज, ये सब आपने नाम सुने होंगे, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड जॉइंट्स। तो आज हम इनके बारे में ही बात करेंगे। अब क्वेश्चन है, व्हाई लर्न मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स हैं, 11 No, no, I systems don't our like it. body I'm has. telling you that.
लीव इट, फिर डांट सुनती हैं। फिर डांट सुनेगी फिर। डांट जाओ, पड़ेगी आप चली किसी जाओ, को आज सुबह चली सुबह। जाओ। हाँ, आज तो चली जाओ तुम भाई, जल्दी जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। तो तो वाई वाई मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम काम करने के लिए सुबह से हम उठते हैं, जब बिस्तर से बाहर निकलने से लेके दैनिक क्रिया करने में, हर एक में हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को हिलना पड़ता है। इवन अभी आप मेरी हाथ की उंगलियां भी देख रहे होंगे, हिल रही हैं। तो ये कुछ भी मूवमेंट, एनी मूवमेंट, कुछ भी काम करने के लिए मूवमेंट चाहिए, और वो मसल्स और बोन्स के बिना पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए जरा कि अगर कई लोगों में होता है कि भी मसल्स बड़ी उम्र में खासकर खत्म हो जाती है, तो अगर खाली बोन्स हो तो कैसे मूव होगा हाथ? अगर आप खाली तिलियों को जोड़ दें तो वो कैसे, स्केलेटन कैसे मूव होगा? नहीं, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तभी तो हाथ ऐसे मुड़ता है, मसल्स रिलैक्स होती है तो हाथ ऐसे होता है। तो यू नीड मसल्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। और ये सोचिए कि अगर मान लो बोन्स ना हो, अंदर यहाँ पे बोन ना हो, खाली मसल्स हो, तो वो तो जुड़ जाएगा। मसल्स आर वेरी सॉफ्ट, एंड देन वो एकदम लंप सा बन जाएगा, तो ना तो स्ट्रक्चर होगा, ना मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो muscles and bones together give shape to the body and allow movement, and we may not realize आ it। जाइए बाहर, जब हम बाहर आ लेजी जाइए। होते हैं, तो जब हम लेजी होते हैं तो हमें लगता है कि भाई, है ना, हमें अच्छा लगता है भाई बिस्तर में लेटे हैं, लेजी हैं। लेकिन आप सोचिए कि दैट इज गुड ओनली फॉर सम टाइम, पर मूवमेंट इज असेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, फॉर अवर डेली फंक्शनिंग। तो इसीलिए ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होना और उसको ठीक रखना, हेल्दी रखना, अपनी नॉर्मल एक्टिव लाइफ के लिए, जैसे कहते हैं ना, जिंदा है तो जिंदा की तरह रहिए, उसके लिए जरूरी है। अब मैं दोनों को अलग अलग करूंगी। पहले एक बार स्केलेटल सिस्टम, बोन्स की थोड़ी सी बात करेंगे 5 मिनट, फिर 5 मिनट मसल्स की बात करेंगे, और फिर दोनों की बात करेंगे, ठीक है? तो जो स्केलेटल सिस्टम है जिसमें बोन्स आते हैं, इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक्सियल स्केलेटन जो एक्सिस में है, सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी, उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं जो अपेंडिजेस, जो हमारे लिम्ब्स हैं, हाथ और पैर को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आप सबको पता है, तो आप लोगों ने सुन रखा है 206, कुल मिला के हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं एडल्ट स्टेज में। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें रफली 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे हड्डियां जुड़ती हैं, और जुड़ जुड़ के आखिर में एडल्ट होने तक, प्यूबर्टी के बाद 206 रह जाती हैं। उनमें से 80 बोन्स हैं सेंटर में, एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में आपका आता है स्कल, पीछे रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, रिब केज और स्टर्नम, जो हमारे लंग्स के पास आसपास है, रिब केज एंड स्टर्नम, एंड द मिडल ईयर। कान के अंदर भी हर कान के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, तो दोनों कान में मिला के 6 बोन्स, दे आर द स्मॉलेस्ट बोन्स इन आवर बॉडी। तो कुल मिला के ये हो गए 80 बोन्स इन द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी। एंड देन जो लिम्ब्स में होती है, दोनों हाथ पैरों में मिला के कुल होती है 126 बोन, ठीक है? इतना ब्रेकअप याद करने की बात नहीं, बट मोटा मोटा ये है। और अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से दिखता है कि भाई इस तरह से ये आगे से है, ये पीछे का हिस्सा है। तो ये जो मैंने बताया आपको, अगर आप इसको देखें इधर से, जैसे यहाँ देखें, ये स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब केज, थोरैसिक केज है। तो ये तो हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन। और ये हाथ और से जुड़े हुए शोल्डर गर्डर, पैर और से जुड़े हुए पेल्विक गर्डर, जहाँ पे हिप्स होते हैं, पेल्विक गर्डर। हाँ, तो ये हो गया आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब बोन्स बनती किस चीज से है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन क्या है? एक साधारण आदमी को ऐसा लगता है कि भाई सफेद सफेद अंदर हार्ड, जैसे पत्थर जैसे वेरी हार्ड स्ट्रक्चर है बोन्स, बट इट इज परफेक्टली लिविंग स्ट्रक्चर। वहां लिविंग सेल्स रहते हैं, दे आर नॉट डेड सेल्स, दे आर परफेक्टली लिविंग सेल्स। इसीलिए आपने देखा होगा, इवन हेयरलाइन फ्रैक्चर हो या वैसे फ्रैक्चर हो तो कितना पेन होता है ना? तब उससे आपको पता लग जाता है कि वो दे आर लिविंग स्ट्रक्चर्स। तो क्या क्या चीज से बना है? रफली अबाउट 70% मिनरल्स, जिसमें मेनली है कैल्शियम, फास्फोरस। तो आप सबने सुना होगा कि 99% ऑफ अवर कैल्शियम, हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम है, 99% इज इन द बोन्स,
only 1% is circulating in the blood. कैल्शियम 2 ही जगह पाया जाता है बॉडी में, बोन्स में और दांतों में, वो रफली बोन टाइप स्ट्रक्चर से ही बना है, और बाकी 8% होता है ब्लड में. तो 70% is calcium, phosphorus, etc. 20% are proteins, collagen and proteins, and roughly 10% is water, and very little lipids, very little fats. So this is the basic composition. Primarily minerals, which gives us that strong strength and stiffness. Minerals, 20% protein, which also gives it strength, that little bit flexibility, and so water and some fats. Now, what are the functions of the bones? Now, coming to the functions, I told you just now, structure and support of the body. अभी मैंने बोला अगर खाली हमारे मसल्स हों तो कोई सारा इकट्ठा मिला के, अब अलका का वजन 55 kg है तो बस वो ऐसे न एक मास का लो थोड़ा सा सारा इकट्ठा हो जाएगा. पर ये फेस है, यहाँ पे ये रिब केज है, ये टॉर्सो है, फिर नीचे आर्म्स एंड लेग्स, ये शेप एंड स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ द बोन्स. उसके ऊपर मसल लगे हुए हैं, है ना. तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑफ द बॉडी, very very important for our posture, very important for sitting, standing, movement. Number 2, protection of soft organs like brain and lungs. अब जरा सोचिए, ब्रेन का जो अंदर ब्रेन है, इट इज वेरी सॉफ्ट मटेरियल. आप जो सॉफ्टेस्ट मटेरियल टच करते हो ना, जैसे मलमल या सिल्क, उससे भी सॉफ्ट है. जब क्लास में मेरे स्टूडेंट्स शीप ब्रेन डायसेक्ट करते हैं तो हाथ लगाने से भुरभुरा गिरने लगता है. इट इज दैट सॉफ्ट. तो उस सॉफ्ट मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड दिस इज अवर कंट्रोल सेंटर, तो इसीलिए स्कल है. और ऐसे ही लंग्स आर ऑल्सो वेरी वेरी सॉफ्ट फेदर लाइक, तो गिव्स प्रोटेक्शन. नंबर 3, मूवमेंट, जो मैं ऑलरेडी 3-4 बार आपको बता चुकी हूँ. विदाउट बोन्स your muscles will not move. Your muscles are attached, biceps are attached to the humerus here, इधर कोहनी पे और शोल्डर पे, and when these muscles, biceps contract, your arm bends, and when they relax, then it lengthens. So movement is due to this. चाहे वो पैर मोड़ रहे हैं, हाथ मोड़ रहे हैं, उंगली मोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. Number 4, we may not realize, normal layman people may not realize कि कैल्शियम फॉस्फोरस जो जिससे बोन्स बनती हैं, दे आर स्टोर्ड मेनली इन बोन्स. तो कभी अगर आपके खाने में कैल्शियम की कमी है तो आपकी बोन से वो कैल्शियम आएगा, क्योंकि कैल्शियम let me just stop share and let me just share with you importance of calcium and phosphorus in our body. आप सब ये समझिए, ये हम सुनते रहते हैं कैल्शियम की गोली खाओ, डॉक्टर बोलता है कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, बोन्स में है, पर क्यों इंपॉर्टेंट है? 3 चीजों के लिए, तीन सिस्टम्स हमारे कैल्शियम पे डिपेंडेंट हैं. ये जो एडियट बॉक्स है हेयर, ब्रेन के अंदर है न्यूरॉन्स, नर्व्स, है ना. तो वो बिना कैल्शियम के काम नहीं कर सकते. उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को न्यूरॉन्स में अंदर जाने के लिए, जिसकी वजह से आपके ब्रेन्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, फिर वो एक न्यूरॉन से दूसरे में जाता है, उसके अंदर कैल्शियम जरूरी है. अगर वो कम है बॉडी में, किसी में बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, तो आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके ब्रेन फंक्शनिंग, नर्व फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाती है. और इसीलिए आपने देखा होगा जब हम एजिंग होती है बुजुर्ग लोगों में, कई बार आपने देखा होगा रेस्पॉन्सेज आर स्लो. वो ना, हमें लगता है कि हम ग्लास पानी का पकड़ाएंगे, लगता है धीरे धीरे पकड़ रहे हैं, ठीक से जरा जल्दी पकड़ो ना, क्योंकि उनके बेचारों के मूवमेंट धीरे हो रहे हैं, उनके नर्व्स धीरे काम कर रही है, क्योंकि कैल्शियम की कमी है. कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन नर्वस सिस्टम, ब्रेन एक्टिविटी. नंबर 2, मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स के फंक्शन के लिए कैल्शियम इज एसेंशियल. उसके बिना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ही नहीं होंगी. किसी के अंदर जब कैल्शियम कम हो जाती है तो उनके, इसीलिए आपने देखा होगा कि मसल, उनके सारे चलना फिरना सब धीरे धीरे हो जाता है, जो बुजुर्ग में कई बार हो जाता है. एंड यू नो, हार्ट इज ए मसल, एंड दैट इज वाई यू वुड हैव हर्ड, दो हार्ट कंडीशंस है, पैल्पिटेशन हो रही है किसी को, किसी की हार्ट बीट स्लो हो गई है, जो अलग अलग कंडीशंस है, मेडिकल टर्म्स है, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट मर्मर्स, ऑल दिस कंडीशंस
ऑफ कोर्स देयर कैन बी अदर रीजंस ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर, बट कैल्शियम की वजह से भी होता है, बिकॉज उसके बिना मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग और मसल्स की फंक्शनिंग। और इसका तीसरा है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी आप मुंह से लेके नीचे एनस तक, उसके अंदर भी जो मसल्स हैं दे आर ऑल स्मूथ मसल्स देयर, एंड यू नो मसल एक्टिविटी रिक्वायर्स कैल्शियम। तो इसीलिए फिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर पड़ता है, स्लगिश हो जाएगा, ठीक से डाइजेशन नहीं हो रहा है, बाउल मूवमेंट ठीक नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जस्ट सी द इम्पैक्ट ऑफ कैल्शियम इज सो फार रीचिंग। नर्वस सिस्टम पे, आपके हार्ट फंक्शनिंग उस पे, एंड ऑल मसल्स मूवमेंट सारे वो स्लो डाउन हो जाएंगे, इंक्लूडिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, फॉस्फोरस। ये हमारे बोन्स में सारा कैल्शियम और फॉस्फोरस मोस्टली बोन्स में स्टोर्ड है। फॉस्फोरस कहाँ चाहिए? बहुत जगह चाहिए, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल इज एनर्जी मॉलिक्यूल। आप लोगों ने सुना होगा एटीपी। हमारी बॉडी में जो एनर्जी मॉलिक्यूल है उसको एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट फॉस्फोरस। और एटीपी, तो हम जो खाना खाते हैं ग्लूकोज से एनर्जी बनती है एटीपी। अब आप सोचिए अगर फॉस्फोरस कम है तो एटीपी कहाँ से बनेगा? तो आप सोच रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाना खा रहे थे ऑर्गेनिक और ये करके, लेकिन अगर उसमें ये मिनरल्स कम है तो फिर अगेन ये इस तरह से एनर्जी लेस की फीलिंग, हार्ट की बीटिंग में प्रॉब्लम, और नर्वस सिस्टम में। सो दैट इज व्हाई आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज how important right amounts of calcium and phosphorus is for our body, for our vital functions. Number 5 is storage of fats. So बड़ा सोच के अजीब सा लगता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है बोन का, उसके अंदर सेंटर में एक हॉलो ट्यूब जैसे होती है, उसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो आपने सुना होगा, लोगों को कई बार रिप्लेस भी करनी पड़ती है बोन मैरो डोनर। तो बोन मैरो, उसके अंदर फैट भी डिपॉजिट होता है। अब देखिए नेचर ने क्या सिस्टम बनाया है, वैसे तो मेनली आपको फैट डिपॉजिट दिखेगा जैसे हाथ पैरों पे, बॉडी पे, लेकिन जब ये सारा, जब आदमी बिल्कुल सपोज स्टारवेशन में है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है खाने को, तो सारा निकल जाएगा बाहर का, लेकिन अंदर फिर वो बोन मैरो से फैट आएगा, और नेचर ट्राइज यू टू सर्वाइव। सो देयरफॉर दैट इज लाइक अवर secret place where that some fat is stored in there, and that will be used in extreme circumstances. So fat is also stored there. And very very important function is blood cells formation. आप सबको पता है हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, WBCs होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शंस फाइट करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। all these are formed in bone marrow. This bone marrow is the central part of the bone. तो अब आप देखिए जरा, आपको पता है ब्लड इज द कैरियर फ्लूइड इन द बॉडी, जो सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे हार्मोन, सारे एंजाइम्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ब्लड ही तो करता है वो काम, है ना। और उसके अंदर जो सेल्स हैं वो कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। तो यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स। वी नीड हेल्दी बोन्स सो दैट ऑल दीज फंक्शंस आर डन प्रॉपरली। Now, fun fact: 20% of the adult skeleton is replaced each year. हम लोग को लगता है कि भाई एक बार बोन बन गई, जब हम एडल्ट हुए प्यूबर्टी के बाद 17-18 साल के बाद में हमारी बोन्स जो बन गई बस वही है। नहीं 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 नहीं, 5-6 साल में तो आपकी बोन नई बन जाती है, वो पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाएगी। देयर इज कांस्टेंट replenishment and regeneration happening in bone, just like other tissues of the body. Moderate amounts of physical activity and weight bearing activities are essential to stimulate bone maintenance and to maintain adequate bone strength. ये बात लेटर ऑन भी मैं जब बताऊंगी आपको हेल्दी कैसे रखने के लिए, कि थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा चलना फिरना चाहिए, जो आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, कि अगर हमें अपनी बोन्स को हेल्दी रखना है, क्योंकि 20% स्केलेटन हर साल रिप्लेस हो रहे हैं बोन्स, तो उसके लिए वो कैसे होती है? जब हम चलते फिरते हैं, थोड़ा कूदते हैं, थोड़ा सा बोन्स पे प्रेशर पड़ता है जब आप कूदते हो ना, मतलब जब थोड़ा सा आप उछलते हो, कूदते हो, माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं बोन के अंदर, एंड दैट स्टिमुलेट्स फर्दर बोन ग्रोथ। तो physical activity and weight bearing activities are important if you want to keep your bones strong.
नाउ कमिंग टू मस्कुलर सिस्टम, है ना, अभी हमने थोड़ा सा बोन्स के बारे में देख लिया उनका कैसे होता है। कमिंग टू मस्कुलर सिस्टम, तो हमारी बॉडी में आपको पता है सारी जगह मसल्स हैं, एवरीवेयर इंक्लूडिंग आईज ऑल्सो, एवरीवेयर वी हैव मसल्स। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर साइंटिफिकली। स्केलेटल मसल्स हैं जो लॉन्ग मसल्स, जैसे मैं बार बार आपको अपने बाइसेप्स दिखा रही हूँ, वैसे ज्यादा फैट है, मतलब थोड़ी बाइसेप्स भी है, तो ये है स्केलेटल मसल्स है, लॉन्ग मसल्स। कार्डियक मसल इज देयर ओनली इन द हार्ट, उसको कार्डियक मसल बोलते हैं। एंड स्मूथ मसल्स आर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटरनल पार्ट्स जो हैं आपके, जो भी यूरिनरी ब्लैडर हो गए, जो भी अंदर के और ऑर्गन्स हैं, उनमें स्मूथ मसल्स, 3 तरह के मसल्स हैं। These are the names. If some of you are going to gym or are familiar with these names in yoga, so these are some of the names of the muscles, and I'm not going through them. मसल टिश्यू किस चीज से बना है? अभी हमने बोन्स का देखा था, है ना, 70% के करीब वहां पे कैल्शियम फास्फोरस मिनरल्स थे। मसल्स को देखिए, 75% इज वाटर, वाटर। अभी आपको धीरे धीरे फिर समझ में आएगा पानी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। 20% is roughly protein. There also roughly 20% protein, here also. And actin and myosin, this is the basic component of muscle. जो मसल जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, that these are the 2 types of protein, actin and myosin. So very important part of the structure. And 5% जो बाकी का बचा 5%, उसमें थोड़े से कार्ब्स हैं और ATP, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड लिटिल बिट ऑफ फैट। तो अब हमने देखा कि बोन्स और मसल्स में फैट्स ना के बराबर है, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि वो भी इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल्स बनते हैं, हर सेल के अंदर थोड़ी सी लिपिड होती है, थोड़ी सी फैट होती है, तो उसको जोड़ दो तो हो गया थोड़ा सा फैट, पर मेन स्ट्रक्चर के अंदर कोई फैट नहीं है। वाटर, प्राइमरली वाटर, एंड देन 20% प्रोटीन, 5% कार्ब्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। नाउ बोन्स एंड मसल्स टुगेदर मेक द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो ये जो मूवमेंट है हमारी बॉडी की, ये किस किस चीज से मिला के बनती है? बोन से अभी हमने बात की, मसल से आपने बाकी 2 नाम और सुने होंगे लोगों से, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। सुने हैं ना सबने ये नाम, काफी कॉमन है। लिगामेंट इंजरी होगी, लिगामेंट टेयर हो गया। लिगामेंट्स आर द स्ट्रक्चर्स, आर टफ टिश्यूज विच जॉइन बोन टू बोन। अब यहाँ पे एक बोन है ये, और यहाँ पे बोन है, तो इसको जो ये व्हाइट व्हाइट टिश्यू ज्वाइन करता है, दैट्स कॉल्ड लिगामेंट। एंड टेंडन इज, जैसे अब ये मसल है यहाँ पे और ये बोन है, तो बोन को मसल से क्या जोड़ता है? टेंडन। दोनों सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर हैं, दोनों बड़े थिक कनेक्टिव टिश्यू हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टफेस्ट टिश्यू, टफेस्ट स्ट्रक्चर जिसको आप खींचो खींचो 10-10 आदमी लगा दो टूटेगा नहीं, व्हाट इज दैट इन अवर बॉडी? यहाँ मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ किसी सीमेंट का, वो है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। और इसीलिए, क्योंकि ये टफेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी में, टिश्यू है, इसीलिए जब इनमें कोई इंजरी होती है, जब आपका चलते हुए पैर मुड़ जाता है, एंकल मुड़ जाता है, और उसमें कहते हैं कि जी 2 महीने हो गए अभी भी दर्द होता है, क्योंकि वहां पे कोई लिगामेंट इंजरी हुई है या आपका एक्किलिस टेंडन थोड़ा हिल गया है, तो इसमें कई कई महीने लग जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा टफ टिश्यू होगा उसको रिपेयर करने में उतना ज्यादा समय लगेगा, है ना। अब मुंह के अंदर, आपके मुंह के अंदर, गाल के अंदर की तरफ कई बार खाना खाते हुए आपका अंदर का गाल कट जाता है ना, दांत लग जाते हैं, जीभ जरा सी कट गई, आधा घंटे में 1 घंटे में वो ठीक हो जाता है, कई बार खून भी निकल गया फिर भी, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू हील्स वेरी फास्ट। टफ टिश्यू टेक्स months to heal or years to heal. They are the toughest tissue in the body. Now can you understand why they are so tough, why they are so strong? मतलब they are stronger than steel. Why they are so strong? क्योंकि आपको इस बॉडी को खड़ा करना है, बोन के ऊपर बोन जुड़ी हुई है, अब उसको जोड़ने के लिए वहां पे ऐसा टिश्यू चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि जब आप मोड़े पैर को, आप जोर से छलांग लगाएं, जो लोग हाई जंप लॉन्ग जंप कर रहे हैं, तो भी आपकी हड्डियां अलग अलग ना हो, ताकि वो तब भी जुड़ी रहें। तो दैट इज वाई दीज टिश्यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और इन सबको मिला के जो बनता है, जो यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जॉइंट। जॉइंट मीन्स समथिंग जॉइनिंग टुगेदर, बोन्स to bone coupled with muscles, a tendon ligament से जुड़े हुए हैं, तो this structure is
दिस बॉक्स हेयर इज नोन एज द जॉइंट। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके योगा के पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, है ना। अब आप देखिए फॉर एग्जांपल, जब मैं अभी बैठे बैठे अपना ये 360 रोटेट कर रही हूँ शोल्डर जॉइंट, इट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये पूरा 360 मेरा हाथ घूम जाता है ना। अब ये गर्दन जो है वो खाली 180 तक या 170 तक ही घूमती है, पूरी 360 पीछे तक नहीं घूमती है। एंड जो हमारा आर्म ऐसे बेंड होता है वो बस इतना होता है, इसको आप पीछे की तरफ ज्यादा खींच दोगे तो यहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा। तो डिफरेंट जॉइंट्स हैव डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी, और उसका पर्पज है, क्योंकि अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जितना ज्यादा मोबाइल होता है, ये शोल्डर जॉइंट सबसे ज्यादा मोबाइल है 360 डिग्रीज, तो इसीलिए लोगों की शोल्डर प्रॉब्लम, शोल्डर डिसलोकेशन इज वेरी कॉमन। जरा सा जोर से हाथ खींचा, बच्चों के केस में ज्यादा होता है, वो शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है। तो देर इज ऑलवेज दिस concept of mobility versus stability of joints. The more mobile a joint is, the lesser the stability. और जितना ज्यादा स्टेबल करना है आपको, उसको लेस मोबाइल करना है। अब आपका जो ये ब्रेन स्कल है, अब स्कल के अंदर भी हड्डियां जुड़ी हुई हैं। अगर आपने देखा होगा स्केलेटन किसी का जो डॉक्टर के उसमें होता है, लाइन थोड़ी ऐसी जिगजैग दिखती है, वो जुड़ी हुई हड्डियां हैं। अगर सोचिए जरा, अगर स्कल के अंदर ये जुड़ी हुई हड्डियां परमानेंट और ये परमानेंट जुड़ी हुई हैं, तो अगर ये परमानेंट जुड़ी हुई ना होती, ये भी शोल्डर जॉइंट की तरह से दिस जॉइंट्स वर मोबाइल, देन व्हाट वुड हैपन टू द ब्रेन। तो वो मूव हो रही है, ब्रेन भी अंदर मूव हो रहा है। और आपको पता है जरा सा पार्ट ब्रेन का हिल जाता है तो आदमी क्या होता है, कभी स्ट्रोक हो जाता है, आदमी मर सकता है, बिकॉज सारा कंट्रोल यहाँ से हो रहा है। तो मोबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी ऑफ joints is the concept which we all need to understand and take proper care of our joints, ताकि हम उसको उतना ही हिलाएं जितना वो हिल सकते हैं, जितना उनकी कैपेबिलिटी है। Now coming to importance of bones and muscles, ये मैं अभी ऑलमोस्ट आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ। दे आर असेंशियल फॉर लाइफ, बिकॉज कुछ भी हमें काम करने हैं, आपका हार्ट बीट हो रहा है तो मसल है, वो मूव हो रहा है। आपको कुछ भी करना है, सुबह उठ के जो भी काम करने हैं, खाना खाना है, मुंह में मसल्स हैं, उनसे खाना च्यू हो रहा है, दांत वाले ऐसे, तो ये सब बोन्स एंड मसल्स आर क्रूशियल फॉर मूवमेंट, पोस्चर एंड ओवरऑल फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। Number 2, impact on health. Musculoskeletal disorders are a leading cause of disability and can significantly impact our quality of life. आप सबने देखा होगा, जरा सा किसी जॉइंट में दर्द हो जाए, आप घुटने का तो छोड़िए, उससे तो है ही, घुटने में हो या एंकल में हो या हिप जॉइंट हो, लोअर बैक पेन हो, T11 T12 कंप्रेशन हो, वो तो है ही। उसके अलावा उंगली में भी ना, इस एक उंगली में जरा सा यहाँ पे कुछ हो जाए, वो भी इतना परेशान करती है। तो डिसेबिलिटी और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती है। और एजिंग के साथ musculoskeletal health declines with age, leading to conditions like joint pain, osteoporosis and arthritis, which can increase the risk of falls and fractures. तो अगर हम अपनी बोन्स और मसल्स का ध्यान ठीक से नहीं रखते, तो उसी से चांसेस ऑफ गिरने के चांसेस और फ्रैक्चर के चांसेस एजिंग के साथ बढ़ जाते हैं। Now, I have just put a list of conditions which can be because of problems in musculoskeletal system. टेंडनाइटिस, इन सब नाम से शायद आप फेमिलियर हो, क्योंकि आपको या घर में किसी को कभी हुआ है। टेंडनाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन। तो अभी आपको मैंने बताया टेंडन इज द टिश्यू विच जॉइंट्स बोन टू द मसल, तो उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है टेंडनाइटिस। कई बार आपने सुना होगा लोगों को टेनिस एल्बो हो गई है, और या ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो मैंने यहाँ लिखा है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं लोगों को। Number 2, joints problem, and they are very people are familiar with the common names. Osteoarthritis, bones का arthritis जब होता है उसको OA. Rheumatoid arthritis, this is because of autoimmune condition RA. Psoriatic arthritis, gout. Ankylosing spondylitis, this is also autoimmune condition.
तो ये जो भी सब कंडीशंस हैं, दे अफेक्ट द joints of the body. Usually you would have seen they affect the joints of the fingers, knee, ankle, toes, etc. All conditions क्या हो सकती है? Osteoporosis, जब बोन्स पतली थिन होनी शुरू हो जाती है, बोन्स का जो कैल्शियम फास्फोरस है वो डेंसिटी कम होने लगती है, तो बोन्स को बोलते हैं थोड़ा लेस डेंस होने लगती है, उससे वो या थिनिंग ऑफ द बोन्स को बोल सकती हूँ. Osteopenia is the beginning of osteoporosis is called osteopenia. जब किसी की आपका कराइए बोन डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट BMD, उसमें डॉक्टर कहता है कि हाँ वैसे तो ठीक है पर आपकी अभी ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो गई है, दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोपिनिया. एंड एसोसिएटेड फ्रेजिलिटी, फ्रैक्चर्स, ट्रॉमा फ्रैक्चर्स एक्सेट्रा. अब ये आजकल क्योंकि हम लोग काफी बैठते हैं और गलत पोस्चर में बैठते हैं, तो ट्रॉमा फ्रैक्चर्स आर बिकमिंग कॉमन. तो उसमें जैसे ही आप धड़ाम से सोफे में बैठे, हम लोग के सोफे इतने गुदगुदे होते हैं, पोस्चर ठीक नहीं रहता है, उसमें फिर घंटों घंटों बैठे रहते हैं, भूल जाते हैं हिलना क्योंकि टीवी में इतने इनग्रॉस हो गए या अपने फोन पे. तो दैट कैन लीड टू ट्रॉमा फ्रैक्चर्स. T11, T12 जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम है बैकबोन के अंदर, थोरैसिक वर्टिब्रे, उसके अंदर गलत पोस्चर में बैठने से, आपने कोई लोग ना ऐसे स्लाउचिंग से बैठते हैं, तो उसके फिर वो T11, T12 की जो जगह है बीच में वो कंप्रेस हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्ट हैविंग पेन रफली इन द मिडल ऑफ द बैकबोन. दैट्स कॉल्ड trauma fractures. It is not exactly a fracture, but it causes compression fracture. Muscle loss again because of non-movement of the body. बॉडी को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, हर काम के लिए हेल्पर रखे हुए घर में, तो सार्कोपीनिया. एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई रेगुलर वॉक पे नहीं जाएंगे, उन लोगों में सार्कोपीनिया होने का रहता है. मसल लॉस. मस्कुलर डिस्ट्रोफी अगेन है, मसल्स आर वेस्टेड, मस्कुलर धीरे धीरे मरने लगते हैं, डिजेनरेशन होने लगता है, and that can be because of autoimmune condition also, or that can be because of the lack of exercise. बोन फ्रैक्चर्स, कार्पल टनल सिंड्रोम आपने देखा होगा, बिकॉज आजकल हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, पर्टिकुलर एंगल में लैपटॉप पड़ा है, हाथ हमारा लटक रहा है क्योंकि सोफे पे बैठ के काम करें. जब हाथ लटकता है तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर जो पीछे जा रही है, यहाँ पे जो नर्व है मीडियन नर्व, उसमें फिर वो पेन रहने लगता है, जिसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, CTS. फाइब्रोमाइल्जिया, मसल्स पेन जो होता है ना, अनडिफाइंड मसल पेन, वायरल फीवर के बाद हो जाता है, कोविड के बाद बहुत लोगों को हुआ फाइब्रोमाइल्जिया, दैट वाज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड. तो उसमें मसल्स में पेन रहता है, एंड मसल क्रैम्प्स. सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस व्हिच हैपन आइदर इन बोन्स और मसल्स, और जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं. अब इनकी क्या कॉजेज हैं, इन कंडीशंस क्यों हो रही हैं, किस कॉज से हो रही हैं? तो one of the reasons of course is aging. तो there is naturally some wear and tear on tissues and joints depending on हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं. कई लोग बहुत ओवर भी कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो उससे भी फिर वो फास्टर एजिंग ऑफ बोन्स होने लगती है, नेचुरल वियर एंड टियर. नंबर 2, रेपिटेटिव स्ट्रेस. खास करके जो ये कलाई में ना लोगों को, जैसे मेरे को हो गया था करीब 20 साल पहले, प्रेशर कुकर उठाओ तो यहाँ से बिल्कुल लगता है जैसे हाथ उठ ही नहीं रहा है, हाथ एकदम लिम्प हो जाता है. दैट्स कार्पल टनल सिंड्रोम, उस नर्व खींचने से. फिर उसको मेरे को यहाँ पे बैंड बांधना पड़ता था, एल्बो ये रिस्ट सपोर्ट से. उसको जब तक मैंने रेस्ट दिया, यहाँ का ये टेंडन एंड लिगामेंट्स हील हुए, तब जाके मैं दोबारा प्रेशर कुकर उठा पाती थी. तो मीन्स रेपिटेटिव स्ट्रेस. अगर मैं इसको रेस्ट नहीं देती और वो रोज करते रहो तो फिर वो परमानेंट, फिर वो कॉज हो जाता है कि अब स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाओ या कोई सर्जरी कराओ. रेपिटेटिव स्ट्रेस. ऐसे ही अगर आपको थोड़ी सी भी इंजरी हुई है एंकल में, आप लोगों ने देखा होगा, और हम अगर थोड़ा सा बेटर होने लगा फिर चलना शुरू कर देते हैं, है ना, डॉक्टर कह रहा है कि अभी आप सपोर्ट से चलिए, पर हम थोड़े हिम्मत से चलने लगते हैं. So that can again aggravate the situation, repetitive stress. Injuries can also be there, whatever strains, fractures. Underlying medical conditions. कई बार जो हमारी ये बोन्स में और मसल्स में प्रॉब्लम है, वो ऑटो इम्यून कंडीशन से और किसी कारण से भी हो सकती है. फाइब्रोमाइल्जिया इज वन. Certain autoimmune disorders, for example, I told you just now earlier slide, rheumatoid arthritis can be because of this.
then comes genetics. I think very few डायरेक्टली जेनेटिक डिसऑर्डर बोन्स और मसल्स में उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हमारा रहन सहन, लाइफस्टाइल, खान पान, एक्सरसाइज ठीक नहीं है तो हम सब everyone can have any of those conditions. That is what it is. Some individuals may have a predisposition to certain musculoskeletal conditions. तो अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो हर आदमी, किसी को ये होने की संभावना ज्यादा है, किसी को ये होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि हम सबकी जीन्स में थोड़ी बहुत तो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर होता है कि भाई अगर ये स्थिति ठीक नहीं मिलेगी तो ये कंडीशन हो सकती है। वो हर एक की अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन अवर पेरेंट्स एंड जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अवर फैमिली, लेकिन संभावना सब में है। और इसीलिए अभी आजकल तो सभी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत इम्पोर्टेंस समझते हैं। एंड पुअर एर्गोनॉमिक्स, आई थिंक दिस इज ए नो ब्रेनर कि आप बोन्स और मसल्स को अगर ठीक रखना चाहते हैं तो एर्गोनॉमिक्स का मतलब कि आपकी जो बैठने की कुर्सी है, आपका जो सोफा है, सोने का पलंग है, वो सही होना चाहिए, है ना। आप सबने देखा होगा हॉलीडे पे जब हम जाते हैं 5 स्टार होटल में ठहरते हैं और वो जो इतना गुदगुदा गद्दा होता है उसमें धंस जाते हैं और 2 दिन के बाद हमारी कमर दुख रही होती है। मतलब एवरी टाइम वी एक्सपीरियंस दैट। और कई बार तो हमने होटल में गद्दा चेंज भी करवाया और उनके पास होते नहीं है। समटाइम्स यू हैव रिक्वेस्टेड कि भैया हमें हार्ड वाला गद्दा दे दो, वी कांट स्लीप। तो ergonomics is very important. So please have a good, I should say hard type of chair. जो पहले होती थी ना आपके घर में, मम्मी पापा के पास, वो वुडन वाली चेयर, और उसके अंदर अगर जाली है तो अच्छी बात है, नहीं तो वुडन प्लेटफॉर्म हो, पीछे की बैक भी स्ट्रेट हो, थोड़ा सा उसमें कर्व हो, एर्गोनॉमिक चेयर्स करके मिलती हैं। सोफे का ध्यान रखिए कि सोफा जो है वो बहुत गुदगुदा और धंसने वाला नहीं हो, थोड़ा स्टेबल हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप बोन्स और मसल्स को संभाल सकते हैं। नाउ टेकिंग केयर, how to take care of this musculoskeletal system. Now, what can we do for keeping our bones and muscles healthy? Number 1, vitamin D and calcium for bones and protein for muscles. अभी आपको मैंने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ कैल्शियम कितना ज्यादा जरूरी है, और बोन्स का बेसिक स्ट्रक्चर कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्सीअपेटाइट है। तो अगर हमारी बॉडी में एनफ क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम नहीं जाएगा तो बोन्स का स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहेगा। और कैल्शियम की कमी से बोन्स तो है ही, उसके अलावा फिर कैल्शियम इतना इम्पोर्टेंट है आपके नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए, वाइटल ऑर्गन्स, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके मसल मूवमेंट के लिए। और बोन्स आर द रिजर्वॉयर। जो वो कैल्शियम फॉस्फेट वहां पे है बोन्स के अंदर, वो स्ट्रेंथ तो दे रहा है, बोन्स का स्ट्रक्चर उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, लेकिन वो एक नेचुरल रिजर्वॉयर भी है। अब कभी गलती से 1 महीना ऐसी जगह जाके रहना पड़े जहाँ खाने में कैल्शियम नहीं था, ठीक से खाना नहीं मिला, फिर भी आप हेल एंड हार्टी रहेंगे, क्योंकि वो बोन से कैल्शियम घुल घुल के आ जाएगा आपके ब्लड में, और आपका दिमाग और हार्ट ठीक से काम करता रहेगा, क्योंकि फिर वापस आके आप ठीक से अच्छा खाना खाएंगे, कैल्शियम वहां पे वापस जमा हो जाएगा। दिस इज हाउ अवर बॉडी कीप्स इन होम्योस्टेसिस, वो बैलेंस करती रहती है ना। तो व्हाट वी नीड इज कैल्शियम। एंड जब हमारी इंटेस्टाइन में आप खाना खा रहे हैं उसमें कैल्शियम है, तो उसको एब्सॉर्ब करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में यू नीड विटामिन डी। So we need vitamin D and calcium, essential, vital for bones. And protein for muscles, both proteins are there even in bones, 20%, so for both. And we need appropriate physical exercises. It can be asanas, it can be any aerobic exercise, any exercise. Without exercise, your muscles will not remain healthy. They need movement. We call it in biology, we call it use and disuse theory. When we learn the evolution, millions of years में animals का, human beings का जो evolution पढ़ते हैं millions of years, the basic concept of organs, कौन से आए हैं हमारे में, evolve हुए हैं, कौन से धीरे धीरे छूट गए हैं पीछे, उसका basic principle है use and disuse theory. तो जो चीज हम यूज करते हैं वो बढ़ती है ना,
और जो चीज यूज करना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे छूट जाती है। वो नेचर भी सोचती है भाई इसकी जरूरत नहीं है, तो धीरे धीरे अगली 5, 10, 20 जनरेशन के बाद वो छूट जाती है। तो हमें ये फिजिकल एक्सरसाइजेज और ये सब करना जरूरी है। Proper sleep, very 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 important, because in that time repair and regeneration of tissues happen. सारी हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, जैसे होता है ना गाड़ी की मेंटेनेंस है, उसको बंद करके आप गैराज भेजते हो। हमारी बॉडी पूरी तो बंद होती नहीं कभी। सोते समय भी आपका हार्ट काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो शट डाउन हो जाती है। जो सारा दिन में सारी एनर्जी तो ज्ञानेंद्रियां कंज्यूम कर रही है, क्योंकि ये सारा कर रही है और ब्रेन में प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा ये सिस्टम थोड़ा शट डाउन हो जाता है, और उस वक्त फिर सारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं भाई अब क्या क्या चीजें बनानी है, किस चीज पे जोर है, कहाँ पे फ्रैक्चर है, कहाँ पे वुंड है, कहाँ इंजरी है। सारा रिपेयर रीजनरेशन डीप स्लीप में होता है। तो इसीलिए प्रॉपर स्लीप, enough energy for maintenance of body and building new cells. As I told you, tissues नए बन रहे हैं, इवन बोन्स रीजनरेट हो रही है, मसल्स ग्रो हो रही हैं, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और वो कहाँ से आती है एनर्जी? दो चीजों से एनर्जी बनती है, एटीपी बनता है। उसके लिए चाहिए आपको ग्लूकोज यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड मील से, और ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन। वो जब हम ब्रीदिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, अपने योगा में हम करते हैं प्राणायाम। तो दिस इज हाउ, these are some basic things which we require for keeping our bones and muscles healthy. अभी मैंने 2-3 स्लाइड जल्दी जल्दी से मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम मैंने बोला कि बहुत जरूरी है बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, मसल्स को मूव करने के लिए। विदाउट एनफ कैल्शियम योर मसल्स विल नॉट मूव। जिनकी कैल्शियम डेफिशिएंसी स्ट्रांग होती है तो इसीलिए उनको हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है, उनके मसल मूवमेंट में फर्क पड़ जाता है। और उसका छोटा सा एग्जांपल देखिए, आपके आसपास अगर बुजुर्ग लोग हैं तो आप देखिएगा कि उनके हाथ कई बार हल्के से ट्रेम्बल करें, अनलेस दे हैव पार्किंसंस व्हिच इज अ सेपरेट कंडीशन। बट कोई भी चीज उठाएंगे तो धीरे धीरे हाथ जाएगा, धीरे धीरे। दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैल्शियम एंड लैक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स। तो विटामिन डी, यहाँ पे हम बात करें कैल्शियम चाहिए, वो कैसे एब्जॉर्ब होगा? खाने में आप खा तो रहे हैं, अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ आपकी इंटेस्टाइन में तो बॉडी में ब्लड में नहीं आएगा। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन डी चाहिए। अब ये विटामिन डी 2 तरीके से मिल सकता है, या तो हम थोड़ी देर सनलाइट में जाके बैठे हैं और उससे हमारी बॉडी हैज द कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज इट्स ओन विटामिन डी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू नीड। तो वो सनलाइट ऊपर से विटामिन डी फेंक नहीं रही है, सनलाइट से तो यूवी रेज जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं, ब्लड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं एर्गोस्टेरॉल, उससे विटामिन डी बनता है। ठीक है, तो विटामिन डी कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी बाय सनलाइट। तो अगर आपको एनफ विटामिन डी अपना करना है तो सनलाइट। नंबर 2, विटामिन डी सप्लीमेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा वो ट्रांसपेरेंट लाइट येलो कलर के कैप्सूल्स आते हैं, विटामिन डी 10,000 IU, 60,000 IU। और वो कॉल कैल्सीफेरॉल के सैशे आते हैं, डॉक्टर कहता है हफ्ते में एक बार दूध में डाल के पी लेना इसको, है ना। 4 हफ्ते तक पियो या 6 हफ्ते तक पियो, फिर गैप करो। दे आर विटामिन डी सप्लीमेंट्स। उसमें बस ये देखना होता है कि हम कौन से वाला ले रहे हैं। कई बार बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो, सीवियर डेफिशिएंसी में लेने भी पड़ते हैं सप्लीमेंट्स, बट अच्छे वाला लेना चाहिए। लेकिन बेटर है कि हम अपना विटामिन डी नेचुरल सोर्सेज से लें, सनलाइट से और फूड से। अब सनलाइट हेल्प्स इन विटामिन डी प्रोडक्शन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जब खाना हमारा जा रहा है, डिफरेंट एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड, hormones are produced in liver and kidneys, and then they help in this absorption of production of vitamin D, which helps in absorption of calcium. ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी है कि मैंने जो अपने इतने रफली 40 years ऑफ टीचिंग में और आजकल जो मैं थोड़ी बहुत कंसल्टिंग करती हूँ कि लोग ना मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट खाने का एक रिवाज हो गया है कि भाई हम तो एक रिवाइटल रोज खा लेते हैं, मेन की और वुमेन की वो अलग आती है।
है। तो लोग सोचते हैं कि खाना जैसा मर्जी खाओ, बाहर का खाओ, ठीक से सब्जियां हैं कि नहीं है, डजेंट मैटर। आप लोग तो नहीं करते हैं ऐसे, पर आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसा करते हैं लोग। और साथ में वो एक गोली फांक लेते हैं कि भैया हम तो सप्लीमेंट ले रहे हैं, हम तो मल्टी विटामिन ले रहे हैं, मल्टी मिनरल टैबलेट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सब कुछ है। पर मैंने यहाँ पे क्योंकि आज बात कैल्शियम की कर रही हूँ और विटामिन डी की, जो टैबलेट्स में, जो हम जेल्स में और सैशे में विटामिन डी लेते हैं, कभी कभी वो एक्सेस हो जाता है। तो सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी टॉक्सिसिटी, तो हम एंथुजियास्टिक हो गए क्योंकि आपने टेस्ट कराया। विटामिन डी का टेस्ट काफी एक्सपेंसिव होता है, कराना अलग से कराना पड़ता है, कह के जनरल टेस्ट में तो आता नहीं है, एग्जीक्यूटिव में है। और जब हम कराते हैं ना तो उसमें आ गया, कम आ गया, 20 25 आ गया, और डॉक्टर डरा देता है कि नहीं आपको तो डेफिशिएंसी है, इसीलिए आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं। लेकिन हम रियलाइज नहीं करते, अगर एक्सेस हो गया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, किडनी पे असर आ सकता है, अंदर आपके हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है, आपके ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन ये हो सकते हैं। तो ये, और कैल्शियम टॉक्सिसिटी ऑल्सो इज इक्वली बैड। मतलब जो लोग कैल्शियम खा रहे हैं ऐसे, रोज एक कैल्शियम टेबलेट शेल कैल की लंच के बाद खा रहे हैं, मैं उनको डरा रही हूँ। अगर आप उसको ये माने कि आप डरा रहे हो, मैं आपको डरा रही हूँ जेन्युइनली। आजकल जो ज्यादा लोगों के स्टेंट लग रहे हैं, जो ज्यादा एंजियोप्लास्टी हो रही है, उसका वन ऑफ द मेन रीजंस इज टेकिंग दोस कैल्शियम सप्लीमेंट्स रेगुलरली। लोग पूजा करना भूल जाते हैं और कम भूल जाते हैं, वो कैल्शियम गोली, ये गोली खाना नहीं भूलते भी, कुछ भी हो ये तो जरूर खानी है। और ये रियलाइज नहीं करते हैं कि जो हम गोलियां खाते हैं, आवर बॉडी डज नॉट रिकग्नाइज, अगर वो बॉडी में ठीक से जहाँ पे जाना चाहिए वहां नहीं जाती है, और वो बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहती है। दे विल कम इन द ब्लड एंड दे विल गो एंड deposit in the wrong places. Excess calcium will go and deposit inner lining of the arteries, और उससे भी रोज धीरे धीरे जब वो हार्ट की आर्टरीज में जाती है तो उससे उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरीज जो है वो चौड़ी खुले की जगह थोड़ी फिर वो अंदर लेयर में जम जाती है, और ये सारे सिम्टम। इन शॉर्ट, beware ऑफ सप्लीमेंट्स। अब जो है आपको अगर अपने हेल्दी रखने हैं बोन्स एंड मसल्स, और उनमें एक्स एंड पेन्स ना हो, अभी नहीं हो रहे और आगे भी ना हो, तो जरा ये चेक कर लें कि आप जो खाना खा रहे हैं, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, उसमें ये चीजें ना हो या कम हो, है ना। इनको हम एलर्जेंस बोलते हैं, क्योंकि जो मसल पेन और जॉइंट पेन का मेन कारण है इन्फ्लेमेशन, और उसको कम करने के लिए हमें allergens are the molecules which cause allergy. Animal products like meat, fish, eggs, etc., they are all acid producing and we should reduce them or eliminate them. Dairy, cow's milk weaken bones and muscles. मैं पहले भी न्यूट्रिशन के लिए 2 3 बार शायद आ चुकी हूँ और आपको मैंने काफी अच्छे से सारा बताया था। तो लोग लोग दूध को पीते हैं गिलास भर भर के कि हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। डॉक्टर्स भी बिना सोचे आप दूध ज्यादा पियो, आप उम्र बढ़ रही है, लेडीज को मेनोपॉज हो गया है, आप दूध ज्यादा पियो, हाँ, आपकी बोन्स ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए। बट इट हैज कंक्लूसिवली बीन प्रूव्ड मिल्क इज वन ऑफ द रीजंस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। आपको अपनी बोन्स को खोखला करना है तो दूध भर भर के पियो, और अगर बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो मैं अभी जो बताऊंगी वो खाओ और दूध पीना छोड़ दो। वेजिटेबल ऑयल्स नॉट गुड एट ऑल। अगर आपको थोड़ा बहुत यूज करना है तो कच्ची घानी का तेल लेके आइए, चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो तिल का हो, मूंगफली का हो। लेकिन जो नॉर्मल बाजार में बिल्कुल पानी जैसे दिखते हैं ना, वो पानी जैसे पतले साफ साफ लाइट येलो कलर के, दिस ऑयल, कनोला ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, दे आर ऑल यूजलेस, दे आर वेरी बैड फॉर अवर हेल्थ। डायबिटीज इतनी बढ़ रही है उनकी वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जॉइंट पेन बढ़ रहा है because of these things, and other allergens like wheat and some other molecules. Now, the foods that cause inflammation, margarine, पीछे करीब 30 40 साल पहले लोगों ने कहा घी और बटर कम करो खाना, तो मार्केट में आ गया मार्जरीन। मार्जरीन जो डालडा घी होता है, आपने सुना होगा, डालडा घी इज समथिंग लाइक मार्जरीन। वो किससे बनता है?
वेजिटेबल ऑयल से हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, एंड सॉलिडिफाई होकर वो बटर जैसी लुक देता है। इसलिए अब आप जाके देखना मार्केट में मार्जिन बिल्कुल बटर जैसा, लाइट येलो कलर। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप मार्जिन लगा के खाते हो, आपका मतलब कोई आपके जान पहचान में, आप लोग तो नहीं खाते होंगे, तो मार्जिन खाने का मतलब है कि प्लास्टिक, आप प्लास्टिक की शीट ब्रेड पे लगा रहे हो और खा रहे हो। इट इज एज बैड एज दैट। शुगर, फास्ट फूड, ग्लूटेन, मीट, एग्स एंड डेयरी, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। एंड हेल्दी फूड्स, द फूड्स विच इलिमिनेट, जो इन्फ्लेमेशन खत्म करते हैं, टर्मरिक एंड चेरीज, ब्रोकली, स्पिनच, हरी सब्जियां, अनियन एंड गार्लिक, ये जो हम अपनी हर सब्जी में अनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक डलती है, दे आर अवर नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। हमारी इंडियन कुकिंग तो इतनी अच्छी है, सारे स्पाइसेस आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, सो एक्चुअली दैट इज देयर, प्रोवाइडेड वी कुक एट होम आवरसेल्व्स, है ना। जब उसमें हम कड़छी भर भर के वो वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं तो तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब फिर प्रॉब्लम आती है, भाई आप कह रहे हैं कि आप कैल्शियम की गोली मत लो, शेल कैल लो, तो कहाँ से कैल्शियम मिलेगा? उसका बहुत आसान सा तरीका है, तिल। तिल आर लोडेड, सेसमे सीड्स आर लोडेड विद कैल्शियम। नंबर 2, मखाने, ने हिंदी में बोलते हैं मखाने, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं लोटस सीड्स। तो ये मैंने एक ऐसी फोटो डाली है क्योंकि ये स्लाइड जब मैं सिंगापुर में दिखाती हूँ तो कई लोगों को समझ में नहीं आता क्या बता रही। तो तिल हो गए, मखाने हो गए, स्वीट पोटेटो, सोयाबीन मिल्क टोफू अब तो इंडिया में भी मिलने लगा है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली एंड कैबेज एटसेट्रा। मतलब कहने का, हरी सब्जियां, पत्तों वाली सब्जियां, स्वीट पोटैटो, वन ऑफ द बेस्ट फूड्स ऑन अर्थ इज स्वीट पोटैटो। इट इज ए कंप्लीट फूड, सारे इसमें विटामिन हैं, सारे इसमें मिनरल्स हैं, एंड हेल्दी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है, एंड तिल और मखाने, तो आपको कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती। नाउ कई लोग को होता है, जब हम मसल्स की बात करते हैं, शायद आपने सुना होगा, ये प्रोटीन पाउडर का फैट पिछले 20-30 साल से चल रहा है। आजकल लोग जिम ज्यादा जाते हैं, खासकर यंगर बच्चे, यंगर एडल्ट्स, और फिर उनको होता है कि भाई प्रोटीन पाउडर विल मेक माय मसल्स स्ट्रांग। इवन मैं सिंगापुर में पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी, सम ऑफ देम कम टू द क्लास आफ्टर दे हैव अटेंडेड जिम 1 hour इन द मॉर्निंग, and then they have the protein shake in hand and they say no because this is after my workout, no I need to take this। और फिर मैं उनसे सब थोड़ा ये शेयर करती हूँ। लोग सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर खाएंगे ज्यादा वर्कआउट के बाद या अदरवाइज तो उनके मसल्स ज्यादा बनेंगे, बट दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि मसल्स आर लाइक एनी अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब जो आपने प्रोटीन पाउडर खाया है वो तो पहले जाके डाइजेस्ट होगा, उससे अमीनो एसिड्स जो बनेंगे, फिर वो बॉडी में जहां जहां उन अमीनो एसिड्स की जरूरत है वो जाके वो टिश्यूज में, एंजाइम्स उनमें वो बनेंगे। उनको ये नहीं है कि प्रोटीन यहाँ पे खाई और जाके आपके मसल्स पे चिपक गई और आपके मसल एकदम डोले अगले दिन बड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, वो तो पूरा प्रोसेस जाएगा डाइजेशन से, फिर जहां पे बनने हैं। और मसल्स बनने के लिए क्या है, यूज एंड डिसयूज थ्योरी। तो इसीलिए उसके लिए फिर आपको, they work best when combined with resistance training and a balanced diet। बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है प्रोटीन पाउडर की। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मतलब है वो वेट बेयरिंग जो करते हैं ना, पहलवान करते हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बेयरिंग, और रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं, या अपने योगा में भी हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं ऐसी। तो दैट इज व्हाट इट इज। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस फैड कि प्रोटीन पाउडर खाने से आप में सडनली स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपके मसल्स बन जाएंगे। खासकर बुजुर्ग अवस्था में कभी हमारे मसल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और तब लोग बताते हैं कि नहीं ये खाओ। तब एंड दिस प्रोटीन पाउडर्स बुजुर्ग अवस्था में खास करके जहाँ पे आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वहां तो उनके लिए और भी खराब है। आपकी सीधा लिवर और किडनी पे असर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उतना प्रोटीन पाउडर आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, वो एसिडिक प्रोडक्ट बनाएगी। सो व्हाट टाइप ऑफ फूड इज आइडियल, हमें क्या, किस तरह का खाना खाना चाहिए? अब आपने तो बता दिया कि भैया नॉनवेज मत खाओ, अंडे मत खाओ, दूध मत पियो, तो क्या खाना खाएं? खाना आप जो खाएं वो होल फूड, जो बोलते हैं ना मोटा अनाज, प्लांट बेस्ड प्राइमरली। अगर कोई अंडा या कुछ और खाते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी लें, होल फूड प्लांट बेस्ड। अगर आप, और ये रिसर्च में पूरा निकला है कि
जो अर्थराइटिस वगैरह में डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा है। जैसे ही लोगों ने एनिमल प्रोडक्ट्स अपने खाने से हटाए, उनका पेन, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस पेन डायरेक्टली कम हुआ। अनदर फायदा जो है होल फूड प्लांट बेस्ड का है कि उससे एक्सेस वेट भी धीरे धीरे कम होता है, और आपका आइडियल वेट रहेगा तो नेचुरली उससे जॉइंट्स पे कम असर होगा। अब जो आपने देखा है, जो जॉइंट्स है ना, जैसे जो भी जॉइंट्स है उनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है। एक फ्लूइड आपने सुना होगा, जब नी पेन होता है डॉक्टर कहते हैं कि गैप हड्डियों का कम हो गया है, हड्डियां रगड़ खाने लगी हैं, बीच में जो फ्लूइड है वो सूख गया है, इस तरह की बातें सुनी होगी, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इस फ्लूइड को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नंबर 1 वाटर। उसमें जो मेन कंपोनेंट है वाटर। जो लोग पानी कम पीते हैं, अब पानी कम पीने पे लोग सोचते हैं कि भी हमने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली और चीजों में भी पानी है, दैट इज नॉट वाटर। वाटर मीन्स प्लेन वाटर। पानी की कमी से सिनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, कम हो जाता है, और उसके जो अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको अच्छा बनाने के लिए लीफी ग्रीन्स, ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स एंड फूड्स हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये तो वैसे भी सारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अब खा ही रहे हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप मोटा अनाज खाएंगे, सारी सब्जियां और फल, हर तरह की सब्जियां अलग अलग रंगों की खाएंगे, तो ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी और सैनोवियल फ्लूइड भी ठीक रहेगा, और पानी अच्छी क्वांटिटी में पिएंगे। वाटर इज क्रूशियल इन जॉइंट लुब्रिकेशन। इन सम रिसर्च पेपर्स इट वाज शोन, लोगों में खाली बस पानी, डॉक्टर ने बोला कि तुम ये पानी की इनटेक बढ़ा दो और कुछ चेंज नहीं किया, और उनके जॉइंट पेन काफी रिलीव हो गए। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज। एंड दिस इज माय लास्ट स्लाइड। तो अगर हमें अपनी जॉइंट्स को अच्छा रखना है, पेन फ्री रखना है, तो उसके लिए हमें राइट फूड चाहिए, अवॉइड इन्फ्लेमेटरी फूड्स, राइट food for the mind. We have to take care of our emotions, subconscious mind, and preferably we should spend about 30 days every day in sunlight. अगर आप रोज ना बैठ पाए सूरज के नीचे, तो आपका एवरेज होना चाहिए हफ्ते के अंदर 2.5 से 3 घंटे मुझे सूरज लेना है, सूरज के नीचे बैठना है। तो अगर रोज नहीं बैठ पाए, जॉब करते हैं, सैटरडे संडे कान में अपने तार लगाओ, ईयरफोन्स लगाओ। मैं तो ऐसे करती हूँ, वीडियो अपना लेके बैठे और आराम से 11 बजे जाके बैठो, 12 बजे तक पैक हो, ताकि आंखों में सूरज नहीं जाए, और आप तब आराम से 1 घंटा वो करके आ जाओ। और 2 दिन भी ऐसा करोगे, पूरे वीक की सप्लाई आपकी बॉडी में विटामिन डी की बन जाएगी। कोई विटामिन डी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका ठीक रहेगा। And regular exercise, which you know all know is needed, and mindfulness and relaxation. Of course, without a calm and peaceful mind, all these things will have lesser effect. So this is what it is. So let me stop share. So in short, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है बोन्स एंड मसल्स का, ये भगवान ने हमें अपनी लाइफ टाइम तक सरवाइव करने के लिए खूब अच्छा बनाया है ना, उतना स्ट्रांग बनाया है। और उसके अंदर भगवान ने थोड़ी सी स्टोर्ड फैट भी दी है, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कैसे मूवमेंट होगी, और उसके लिए परफेक्ट खाना भी दिया है। आप देखिए नेचर में जो भी हमारे आसपास जो हेल्दी जानवर जब देखें अगर आप, वो सब नेचुरल खाना खाते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स विच आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और सब वो फूल पत्ते ये सब खाते हैं। तो हम भी अगर उस तरह का हेल्दी खाना खाएं, और इस तरह इसको अपर स्टोरी को थोड़ा ठंडा रखें, कीप इट कूल एंड काम, देन विल बी हेल्दी। यस। So now if you have any questions or doubts, and if there is any time, I think I have already taken my given time. अलका जी नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। और बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत ही बारीकी से आपने सारे विषय का विस्तार किया है, बहुत धन्यवाद आपको। 2 बातें मैं इसमें पूछना चाहता हूँ आपसे। पहला तो एक है कि मैग्नीशियम का मसल्स में क्या रोल है, मैग्नीशियम। ओके, और दूसरा वेरी मेरा गुड। प्रश्न है कि बोन मैरो के अंदर जो फ्लूइड होता है वो सूख जाता है कई लोगों का बढ़ती हुई एज में, व्हाट टू डू अबाउट दैट?
Okay. Very, very nice, Bhaiya. Both questions are very important and pertinent. Number one, magnesium, very, very important mineral, just like calcium. Magnesium also is important in our brain activity, in our muscles activity, just like calcium. So, right amounts of magnesium are important. अब आप सबको जान के ये आई डोंट नो, आपको याद होगा, आपने प्राइमरी मिडिल स्कूल में कहीं पढ़ा होगा, जो हरे पत्ते होते हैं ना, हरे को पता है क्लोरोफिल होता है उसमें, क्लोरोफिल है ना, सबको पता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो सेंटर का हिस्सा है वो मैग्नीशियम है। जैसे जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, आप सबको पता है, हमारे रेड ब्लड सेल में एक हीमोग्लोबिन नाम सुना है, हीमोग्लोबिन कंटेंट भी आता है जब ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें आयरन, हीम इज आयरन। तो हमारा जो ब्लड रेड है वो आयरन की वजह से, हीमो में हीम आयरन। ऐसे ही प्लांट्स में जो क्लोरोफिल है ग्रीन कलर, वो मैग्नीशियम सेंट्रल मॉलिक्यूल है, उसके आसपास प्रोटीन, दैट्स व्हाट इज मेकिंग क्लोरोफिल। तो अब वर्मा भैया, तो अब आप देख लीजिए, मसल अगर किसी को सही क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम रखना है, हरी सब्जियां जो थोक में खा रहे हैं उनकी मैग्नीशियम कम नहीं होगी, है। और मसल मैग्नीशियम का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कैल्शियम। इट इज कॉल्ड मसल रिलैक्सेंट। आप लोगों ने सुना है, मसल रिलैक्सेंट करके डॉक्टर्स देते हैं मैग्नीशियम को। मसल रिलैक्सेंट का मतलब यही है कि जो क्या होता है, आप खुद सोचिए, जब हम तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, आपने देखा होगा हमारे ना, हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं ना, कहते हैं ना मुट्ठियां भीज के कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और रिलैक्स करना भूल जाते हैं, तभी हम तने रहते हैं। कहते हैं ना, जो हमेशा गुस्से में तना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई मसल्स बॉडी के इंटरनली, आपने किए नहीं, वो हो जाती है जब जब वो हॉर्मोन्स बनते हैं, जब वो सिंपैथेटिक सिस्टम ऑन होता है, और फिर हम रिलैक्स करना भूल गए। तो इसीलिए जब उसको वो होता है, जब मैग्नीशियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसको रिलीज करने के लिए मैग्नीशियम, हेंस मसल रिलैक्सेंट। तो हरी सब्जियां खूब थोक में खाइए। और अगर किसी को लगता है कि भाई स्पैज्म होते हैं, कई लोग को रात को सोते समय ना पैर की नस अकड़ जाती है, सुना होगा, देखा होगा, पैर की वो अकड़ जाती है, दौरे पड़ बोलते जाते हैं ना उसको, हाँ। तो हाँ हाँ, तो उसमें मसल रिलैक्सेंट, ये मैग्नीशियम उनकी, इसका वो दैट इज एन इंडिकेशन कि आपकी मैग्नीशियम कम हो सकती है। तो उसके लिए फिर आप मैग्नीशियम टैबलेट ले सकते हैं, 500 mg के हिसाब से ले सकते हैं वो लोग। बट स्टिल आई विल सजेस्ट, बेटर इज टू टेक मैग्नीशियम थ्रू नेचुरल फूड सोर्सेस। ये हरे जो भी साग हैं, कोई भी नाम दे दो, हरी पत्तियां होनी चाहिए, बस शॉर्ट ऑफ पिकिंग ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। कई बार तो मैं मजाक में बोलती हूँ कि अगर ये घास भी आप खा लोगे तो भी हेल्दी रहोगे। तो बस शॉर्ट ऑफ दैट एनी हरी सब्जियां विल बी गुड। अब दूसरी बात आपने पूछी, बोन मैरो का जो फ्लूइड है वो ड्राई हो जाता है। अब बोन मैरो ड्राई जो होने का है, अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। जो साइनोवियल फ्लूइड है जॉइंट्स में, एनी फ्लूइड इन द बॉडी, इट इज ऑल वाटर बेस्ड। ब्लड इज ऑल्सो वाटर बेस्ड। जो हमारी बॉडी में कभी डिहाइड्रेशन की स्थिति, लोगों को डिजीनेस रहती है, चक्कर आने का रहता है, कोई कहते हैं हम जल्दी से गिर जाते हैं, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ड्रिंक एनफ वाटर। देर इज मतलब आई डोंट थिंक कि कुछ दवाई वगैरह कुछ दे देते होंगे, बट असली चीज है ड्रिंक मोर वाटर। our body has a very fine homeostatic mechanism by which it will direct the right amount of water to whichever parts it is needed. Even to maintain cerebrospinal fluid होता है, ब्रेन में भी फ्लूइड होता है, उसको CSF बोलते हैं, cerebrospinal fluid। उसकी कंसिस्टेंसी, हार्ट में ब्लड की कंसिस्टेंसी, है ना, बोन मैरो में। तो ये सब जो चीजें हैं, अगर डिहाइड्रेशन एंड साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स में है, all these is very fine balance is there, provided we have right amount of water in the body. We do not realize, but dehydration may be happening in these people. ये जो बाकी कुछ खाते उठे हुए हैं, अलका जी इनसे भी पूछ लें। एक ये आईफोन से आप बहन जी जुड़ी हुई हैं, आप, हाँ आप अपनी बात कर लें। मैम, मेरे लेफ्ट हाथ की जैसे बीच वाली उंगली है, उसमें मुट्ठी बंद करके खोलते हैं तो थोड़ी झटके से खुलती है, ये वाली उंगली बहुत दर्द रहता है, 1 महीने से रह रहा है ये। राइट हाथ तो सही खुल जाता है, पर लेफ्ट हाथ की जैसे बीच वाली उंगली थोड़ी झटके से खुलती है और दर्द होता है इसमें। ये जो है ना आपकी, जो है ये कोई नर्व की प्रॉब्लम है, जो राइट
जो लेफ्ट हो या वो तो दो हाथ तो अलग अलग है, अगर लेफ्ट में हो रही जरूरी नहीं कि उसी वक्त राइट में भी होगी, पहले तो ये जी बात ध्यान रख, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें हो रही है इसमें क्यों नहीं हो रही है। जी जी दोनों हाथ के अलग अलग नर्व, शोल्डर से नर्व्स आती हैं, उनको रेडियल नर्व बोलते हैं, और वो यहाँ पे आके डिवाइड होती हैं अलग अलग फिंगर्स में। जी तो जी। आपके उस नर्व पे, इसका मतलब खिंचाव है उस नर्व अच्छा। पे। अब हाँ नर्व्स के, हाँ जी, तो उसके नर्व्स के, क्योंकि जो भी चीज अब क्या है, जो भी फिंगर की मूवमेंट है दैट इज ऑल कोऑर्डिनेटेड बाय नर्व्स। हाँ कैसे, अब ये नर्व उंगली मुड़ रही है, मैं भी अब इसे जान कैसे मोड़ रही हूँ, तो उसको हाँ। कौन मोड़ रहा है, मैंने इंटेंशन की, मैं मोड़ना चाहती हूँ, इंटेंशन यहाँ से की, बट द सिग्नल इज गोइंग थ्रू द नर्व्स एंड जी उसमें, तो आपका जो झटके से वो हो रहा है, तो वो नर्व्स की, मसल एंड नर्व्स की प्रॉब्लम है। तो एक तो ये, अगर अगर कोई, हो सकता है आपने कभी कोई हैवी चीज को डैमेज हुआ है, कोई चीज उठाई है, वो आप सोचिएगा, अभी अभी चाहे ना बताएं, टाइम लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगेन जो नर्व्स की प्रॉब्लम है, वो रेपिटेटिव, मैंने भी बताया था ना, रेपिटेटिव स्ट्रेस से। तो कभी कोई झटके से कोई चीज हुई हो और फिर बाद में, क्योंकि हाथ हमारे हमेशा काम में रहते हैं, लेडीज हैं तो सब्जी काट रही हैं, घर में काम कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा रेस्ट दीजिए। नर्व, अच्छा नर्व जब डैमेज होती है, नर्व पे जब इम्पैक्ट होता है, तो वो रीजनरेट होती है बाय गिविंग इट रेस्ट। जी तो उसके लिए आप चाहे रिस्ट, रिस्ट वो आता है, रिस्ट सपोर्ट आती है ना मार्केट में, है ना, जी। या फिर वैसे ही घर में जरा सख्त वो पट्टी बांध के, और थोड़ा इस इन फिंगर्स को ज्यादा हिलाएं नहीं। मतलब हम इस लोग बीच की क्या वाली है, में रहता है, 20, बाकी सब तो खुल जाती है, इस वाली में झटके से ना ये रहता है थोड़ा, इस जॉइंट इस जगह से रहता है। तो उसमें तो देखिए, जहाँ पे जो कुछ हुआ है इम्पैक्ट, जिस नम में वहीं पे तो होगा ना जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। हम जी लोगों को क्या होता है, जब हमारी, आप खुद सोचो, सारे के सारे लोग, जब हमें कोई इंजरी होती है ना, या हम रिकवर करने के लिए, हम उसको चेक करने के लिए जो जो चीज टूटी हुई है उसी को बार बार हिला हिला के देखते हैं। आप जी बताओ, करते हैं कि नहीं करते हैं, जी है ना। मैम। जब किसी को बताना भी होता है ना ये हो रही है, तो हम बार बार हिला हिला के दिखा रहे हैं। अब नर्व रीजनरेशन इज ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। अब वो जो थोड़ी सी वहां पे स्ट्रेंथ उसको आई, और आपने हिला हिला के 2 बार में 2 दिन का काम बराबर कर दिया 10 सेकेंड में। तो इसीलिए ये चीजें रेस्ट से ठीक होती हैं। रेपिटेटिव इंजरीज दे क्योर बाय गिविंग रेस्ट टू दैट। अब वो आपकी बीच वाली फिंगर है, तो लेकिन फिंगर तो सारी फिर रेस्ट करनी पड़ेगी। ऐसा तो जी होगा मैम। नहीं कि बीच वाली को पकड़ कर बाकियों से काम करोगे, है ना। तो इस जी पूरे हाँ। हाथ को थोड़ा रेस्ट दीजिए, और फिर देखिए फर्क। और पानी वानी अच्छे से पीजिए। थैंक यू। अंजलि, दीदी आगे अंजलि पूछवा लें। अंजलि जादव है शायद, अंजलि जादव का हाथ उठाओ। हाँ, अंजलि यादव जी। उसके बाद हेलो। देवेंद्र जी ने भी हाथ खड़ा किया, मैं आगे लेकिन बढ़िए। ना वही लोग क्वेश्चन करें जो माइक ऑन न करें सभी लोग का। हेलो। अंजलि यादव का अभी कुछ नहीं है, तो आप पूछिए, जो भैया पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहे हैं पूछिए। हेलो। हाँ मैम। हेलो। हाँ जी भाई, आपका कैमरा ऑन नहीं है, एंड आई यूजुअली डोंट टॉक टू स्टूडेंट्स हुज कैमरा इज नॉट ऑन, सो मे बी यू आस्क लेटर। शक्ल तो दिखनी चाहिए ना आपको, मेरी शक्ल दिख रही है तो मुझे भी तो आपकी सुंदर सी शक्ल देखने का हक है। इज नॉट ऑन। अच्छा नहीं है, चलिए पूछ लीजिए फिर। मैम मेरा जो बेटा है उसके जो रेस्टलेस का प्रॉब्लम होता है, पूरे बॉडी में उस चुनचुनाहट सी होती है उनकी बॉडी में। अच्छा। और हाँ जी। विटामिन डी किया था तो 9 आया है। ओहो, कम है। हाँ तो हाँ उसकी जी। उसको दिक्कत हो रही है, तो मतलब क्या अभी हाँ, प्रॉब्लम। तो आपका आपका बेटा कितना बड़ा है? अभी 12th हो गया उसका, 19 इयर्स का है। अच्छा, 19 ईयर्स का है। तो आपका जब उसका विटामिन D9 आया ना, इसका मतलब इट इज सीवियरली डेफिशिएंट, है ना। 30 होना चाहिए, 30 से ऊपर, है ना। 20, हाँ यस। डेफिनेटली 20 से ऊपर तो होना ही चाहिए। तो यस। अब आप देखिए, अभी मैंने बताया ना कि विटामिन डी इज इम्पोर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अब जिसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा। और जो आप कह रहे हो पूरी बॉडी में झंझनाट, हाँ हाँ। मतलब है कि वो मसल्स मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह वो एक रिदमिक ठीक से नहीं हो रही है। एनीबडी हु हैज सम ट्रेमर्स और हैज सम अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, कम या ज्यादा, वो सब मसल की इरेगुलर फंक्शनिंग से है। एंड द मेन कल्प्रिट देयर इज द लैक और आई शुड से डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एटसेट्रा। तो
तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए कि दो चीजों पे ध्यान दें, उसको धूप में बैठाएं, उसकी बनियान निकाल के, और उसको रोज 1-1 घंटा धूप में बैठाएं हैं। और दूसरी चीज खूब हरी सब्जियां, मतलब आप उसको हरी मूंग की दाल, हरी सब्जियां, दिन में हरा साग और शाम को ब्रोकली, शिमला मिर्च, जो हरी सब्जियां, घिया, तोरी, ऐसी हरी सब्जियां खिलाएं। हरी सब्जियां आर लोडेड विद मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑल्सो इज देयर, एंड सनलाइट विल हेल्प प्रिपेयर मोर ऑफ दिस। 1-2 महीने में ही आप देखना उसका बॉडी स्ट्रॉन्ग रिकवर करने लगेगी। इम्पैक्ट तो 1-2 हफ्ते में ही आपको दिखने लगेगा, उसके ट्रेमर्स कम हो जाने चाहिए, है ना। लेकिन उसको अच्छे से जब हम बोलते हैं सब्जियां थोक में खाएं, मैं ये वर्ड थोक में काफी बोलती हूँ, इसलिए कि हम लोग इतनी सी छोटी कटोरी में लेंगे, खासकर हरी सब्जियां छोटी कटोरी में, दाल तो फिर भी थोड़ी बड़ी में, उसमें भी झाड़ झाड़ के खाएंगे रोटी। यार सब्जी खाओ 4 कटोरी, है ना, रोटी खाओ 1, तो तब सब हेल्दी रहेंगे। मैम इसकी वजह से ना उसको थॉट्स वगैरह आने लगे, तो डॉक्टर को दिखाया ना, तो डॉक्टर ने स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस किया है। स्किज़ोफ्रेनिया, या अच्छा, वो तो देखिए, जब कोई बच्चा बेचारा जिसको कंपन है, कुछ प्रॉब्लम है, स्किज़ोफ्रेनिया इज ए मेंटल इशू, यस। और तो नेचुरली फिर वो मेंटल, धीरे धीरे जब आदमी के शरीर पे असर है, यंग बच्चा है और की तरह से नहीं कर पाता हुआ खेलना और सब चीजें, तो वो मन पे असर पड़ता है, तो वो तो फिर होगा। इसलिए आप उसको जल्दी से हेल्दी, फिजिकल हेल्थ आप उसकी स्ट्रांग करेंगे तो स्किज़ोफ्रेनिया में भी फर्क पड़ेगा। Of course, that's a separate issue because he may have other emotional mental issues which I don't know, and maybe you can talk separately, है ना, अभी इतनी सारी बात नहीं हो सकती है। लेकिन schizophrenia because of poor physical health he may be having, and अभी मैं आपको वैसे बता दूं, मे बी अनिल भैया, अगर आप दीप भैया अगर आप चाहें तो मैं 2-3 हफ्ते के बाद एक बार फिर आ सकती हूँ, और विटामिन डी पे मैं पूरा आधा 1 घंटा बोल सकती हूँ। मैंने 2 घंटे की वर्कशॉप करती हूँ मैं विटामिन डी, ओनली एक विटामिन के ऊपर। विटामिन डी हमारे लिए इतना जरूरी है, और जिसको हम इतना नेग्लेक्ट करते हैं। मेंटल इश्यूज में, डिप्रेशन में विटामिन डी इज द मेडिसिन। और लोग क्या सोचते हैं, फिर वो विटामिन डी की जाके गोलियां, अच्छा मैडम ने कहा है तो गोलियां खाओ, उनसे फिर वो दूसरे इश्यूज हो जाते हैं, हार्ट पल्पिटेशन शुरू हो जाएंगी वो, क्योंकि मैंने अभी बताया विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो हमें वो कैसे सही तरीके से खाएं, किस तरह, कौन से टाइम सन में बैठे, क्या करें, वो सब बातें डिटेल में हम अलग से कर सकते हैं। मे बी एक सेशन हम 3-4 हफ्ते के बाद कभी कर सकते हैं। चलिए, तो हो गया मैम विटामिन डी की गोली देनी चाहिए कि नहीं उसको? है। मैम विटामिन डी की टैबलेट्स क्या दे जी, क्या क्या? नहीं दे? हाँ, अभी अभी दे दीजिए, बिकॉज ही सीवियरली डेफिशिएंट, आप दे दीजिए, डॉक्टर ने बोला होगा 6 to 8 weeks, तो वो दे दीजिए। 10,000 IU वाली रोज खा सकता है, या 60,000 IU वाली वंस ए वीक, तो वो खा ले। लेकिन फिर भी धूप में बैठे और हरी सब्जियां खाए, फिर धीरे धीरे ये विटामिन डी की जरूरत नहीं रहेगी गोली की। और मैम योगा कर सकते हैं ना ऐसे सिचुएशन? ऑफ कोर्स, एक्सरसाइज योगा ये तो जरूरी है भाई। हेल्थ, उसको स्किजोफ्रेनिया, जिनको डिप्रेशन, जिनका मेंटल इशू थोड़ा भी, जिनकी लो मूड होता है, उनको दौड़ाओ। अभी आधा घंटे में ठीक हो जाएगा, उनके पीछे कुत्ता लगा दो एक और दौड़ाओ उनको। दौड़ना दौड़ना इज ए मेडिसिन फॉर सच लो मूड एंड ऑल दिस थिंग। हाँ, मैं सच में, मैं कभी कभी बोलती हूँ ऐसे कि एज्यूम कर लो, क्योंकि रियल कुत्ता कर दोगे, मुझे तो बहुत डर लगता है कुत्तों से, पर मैं यही बोलती हूँ, मान लो कि कुत्ता आ रहा है पीछे, तो भागोगे ना, बस वैसे भागना है। जब वो हफ जाते हैं, जब वो हम, उस वक्त आपका जो मेंटल, आप खुद सोचिए, आप सब लोग जब भाग रहे होते हैं, आप उस वक्त कुछ सोच सकते हैं क्या? चाहे आप कितना लो फील कर रहे हो, आप नहीं सोच सकते उसको, तो भाग रहे होते हो, नथिंग विल कम इन योर माइंड। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। मेडिटेशन में भी तो वही करने हैं। तो 5 मिनट भागना इज इक्वल टू डूइंग 1 घंटा मेडिटेशन, वही स्थिति आ जाएगी। तो मैम कर सकते हैं ना, तो वो जो डॉक्टर को दिखाया ना, तो वो बोले मेरे योगा मत करो, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मत करो योगा, तो वो बच्चे वही लगा। ऐसा ऐसा जी, आप ऐसा है, फिर आप डॉक्टर को ही फॉलो कर लीजिए ना। मतलब देखिए, मैं तो आपको एक लॉजिकल बात बता सकती हूँ, है ना। दिस सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट और डिबेट हैज नो एंड, हैज नो वैल्यू। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम। ओके ओके। यस, और किसी का है? सर मेरे एक रिलेटिव है, उनके ना में एज उनकी अराउंड 65 है। उनके हाथ कांपते हैं ऐसे ऐसे ना, मतलब कोई भी चीज पकड़ नहीं पाते। अच्छा,
चाय भी लेंगे हाँ तो जी उनका हाथ कांपता है। न्यूरो को दिखाया, बोला सही है। भैया, देवेंद्र भैया पूछ रहे हैं ना, देवेंद्र कुमार भैया। हाँ जी, हाँ जी। आप भैया, इसके दो कारण हो सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी और पार्किंसंस। इन दोनों का चेक करवा लीजिए। ठीक। Parkinson's disease starts like that uncontrolled movement of the hand है। हाँ बाद में भी धीरे धीरे फिर वो बॉडी में होने लगता है। तो एक तो वो करिए। स्लरिंग ऑफ स्पीच तो नहीं है, स्पीच ठीक नहीं, है उनकी। हाँ स्पीच ठीक है। अच्छा, तो आप वो और कैल्शियम का टेस्ट करवाइए, कैल्शियम मैग्नीशियम कैल्शियम का टेस्ट करवा लीजिए। ठीक। ओल्ड एज में कैल्शियम का टेस्ट, क्योंकि भूख कम हो जाती है, खाना कम कर देते हैं लोग, फल खाने लगते हैं, उस चक्कर में जो सब्जी वब्जी खानी चाहिए वो भी कम हो जाती है, हरा क्लोरोफिल नहीं जाता, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है। उनके तो आप हेरिडिटी भी, ये करवाइए। हम्म। हेरिडिटी भी हो सकता है कि उनके फादर के भी ऐसा था। हाँ नहीं, वो तो हो सकता है भैया, लेकिन दैट इज वाई लाइफ स्टाइल इज द सॉल्यूशन, नो। ठीक फादर ठीक। को सी हेरिडिटरी डिसीज जो होती हैं वो अलग होती हैं। अ, ठीक जो उनको वो बोलते हैं इनहेरिट होना, तो दैट इज ए सेपरेट सिचुएशन। बट हैविंग दिस, दैट्स व्हाई आई सेड इन सम स्लाइड प्री डिस्पोजिशन। तो फादर को था तो चांसेस है उनके होने के, लेकिन अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, क्योंकि जरूरी फादर का तो देखना पड़ेगा वो फादर का क्या लाइफस्टाइल था। अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें तो जो वो उनको होने की संभावना थी वो फिर खत्म हो जाती ठीक। है ठीक। ना। अब एक ही घर में जुकाम होता है, एक आदमी को जुकाम होता है, तीन को नहीं होता है। अब कोई हम्म। पूछे तो सबको ही होना चाहिए, कहने लगे भैया हाँ उसको था, फादर को हुआ तो बच्चे को क्यों नहीं हुआ, है ना। हाँ। पर क्यों नहीं हुआ, ठीक क्योंकि वो फर्क है ना, दोनों की जीन्स फर्क है, दोनों की ठीक बॉडी की इम्यूनिटी लेवल फर्क है ना। बट दोनों अलग अलग खाना खा रहे हैं, फादर क्या खा रहे हैं, बच्चा, तो सेम अप्लाइज है। ठीक ठीक। थैंक यू थैंक यू। तान्या ओम देवी। ओम सभी को बहुत अच्छे से बताया दीदी ने, और सबके क्वेश्चंस मन में आए, और इतने इम्पोर्टेंट विषय था ये कि सभी लोग के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो लोगों ने पूछे, फिर आपने बहुत अच्छे से आसान शब्दों में बताए, सबको बहुत अच्छा भी लगा। और समय भी आपका बहुत ज्यादा हो गया है इस समय, तो मेरे ख्याल से अब दीपन जी लास्ट दीदी क्वेश्चन और तान्या। धन्यवाद देते हुए शांति पाठ करने, कोई इम्पोर्टेंट कोई और क्वेश्चन है टेक आते हैं तान्या उसके बाद। तान्या का क्वेश्चन है एक लास्ट है, जी बोलिए जी तान्या। अनम्यूट होकर बोले, अनम्यूट। हाँ जी मैम मेरे L4 और L5 में ना हिट हो गया था आज से 5-10 साल पहले। बाइक वाले ने हिट कर दिया था उस पे। तो उसमें ना मुझे बहुत पेन होती है, बिना सपोर्ट के मैं बैठ नहीं पाती। वैसे योगासन वगैरह मैं बहुत अच्छे कर लेती हूँ। तो मुझे फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है या नहीं करनी, और मैं आगे क्या प्रिकॉशंस लूँ इसके लिए। मेरे राइट नी में भी पेन है, मैं एक्चुअली 2-3 महीने पहले गिर गई थी सीढ़ियों से। तो धनुरासन जैसे मैं करती हूँ तो उसमें स्ट्रेच आता है मेरे राइट नी में। तो आप मुझे थोड़ा प्लीज थोड़ा सजेस्ट करें और थोड़ा सप्लीमेंट भी तो बताएं मैं क्या कर आप सकती हूँ। आपके L4 L5 में चोट लगी थी तो आप फॉरवर्ड बेंड बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि उससे L4 L5 में खिंचाव पड़ता है। पहली बात तो वो हो गई, है ना। आप कह रहे हैं घुटने में अभी थोड़ा सा पेन शुरू हुआ है, तो हाँ आप जी। दूध पीते हो। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। कितने पीते हो दिन में कितने गिलास, मतलब आई मीन पूरे दिन में कितना पीते हैं। 1 गिलास। जगत भैया हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये मैडम ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। हाँ तो अभी तो अच्छा, फिर पनीर खाते हो। हाँ, बहुत कम। अच्छा, नॉनवेज लेते हो। नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन हो, अच्छा। खाना आप बनाते हो, आपकी मेड बनाती है। मैं खुद बनाती आप बनाते हो, वेरी गुड। ऑयल हूँ। कितना हाँ जी। डालते हो। ऑयल कम डालती हूँ मैं, वही कच्ची घानी का ऑयल जैसे आपने बोला वही यूज करती हूँ, और देसी घी, बस 2 चीज यूज करती हूँ। ओके। आपका तो हाँ आप तो इसका मतलब बहुत अच्छे रास्ते पे ऑलरेडी हैं। कम जी। कम घी तेल यूज करिए, पनीर जो खाते हैं उसको बंद कर दीजिए, और जो दूध पीना है वो बंद कर दीजिए। अगर आपको अपने घुटनों की हेल्थ, अभी तो आप को यंग दिख रही है, कितनी 40 कितने साल की होंगी, मुझे ठीक से दिख नहीं रहा है वैसे, रफली हाँ जी, 40। कितने साल की 40। सब कोई 40। है। 40, हाँ 40। कोई सुन 40। नहीं रहा है, आप हाँ चिंता मत करो, कोई नहीं सुन रहा है, सब अपने अपने बिजी है। तो 40, तो आपको तो भी तो बहुत लंबी यात्रा है ना। तो अभी आप दूध छोड़ देंगे तो यात्रा अच्छी रहेगी आगे की।
तो आप दूध बंद कर दीजिए, क्योंकि दीज आर ऑल हार्मफुल थिंग्स फॉर अवर बॉडी। हाँ तो जी, उसके आपके हाँ जी। पेन्स वगैरह बिल्कुल बहुत कम हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे 2-4 हफ्ते में ही आपको फर्क लगेगा। हरी सब्जियां और ज्यादा खाइए, धूप में बैठिए, विटामिन डी एनफ। धूप धूप इज गुड फॉर योर बोन्स। पीठ करके, कपड़े तो हम लेडीज नहीं निकालते, मैं भी बैठती हूँ, टी शर्ट पहनी होती है, आराम से धूप में बिल्कुल सिकाई लगे, कमर पे सिकाई लगेगी, धीरे धीरे आपके अंदर, उसके अंदर भी स्ट्रेंथ आ जाएगी, बैकबोन के अंदर भी। ठीक है। ठीक है और मैम, ये कर, मेरी ना हड्डियां भी पेन होती है मुझे ना, हाँ थायराइड भी है। तो थायराइड थायराइड भी लोगों में विटामिन डी की कमी से होता है। हाँ जी। और हरी सब्जियां कम खाने से होता है। आप रोटी गेहूं की, मोटा अनाज खाते हो कि गेहूं की रोटी खाते हो? गेहूं की रोटी खाती हूँ। हाँ, तो आप गेहूं की रोटी थोड़ी छोड़ दीजिए थोड़े दिनों के लिए। उसमें मिलाना नहीं है, छोड़ना है। उसकी जगह आप बाजरे, ज्वार, रागी, कोई भी और मोटा अनाज ले लो, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, उनकी रोटी हाँ बना जी। के खाओ आराम से, जितनी मर्जी खाओ, पर मोटे अनाज की। मोटा ठीक। अनाज इज गुड फॉर अवर बॉडी। थायराइड वालों के लिए तो गेहूं स्पेशली इज वन ऑफ द कॉज ऑफ दिस हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आप उसको कम कर दीजिए। अच्छा, गेहूं की रोटी तो हो गई। अभी बिस्किट है, डाइजेस्टिव बिस्किट, फलाने बिस्किट, ये इनमें भी गेहूं व्हीट होता है ना? हाँ और जी, हाँ क्रैकर्स जी, होते हैं, इनमें भी होता है। समोसा, हाँ मट्ठी, जी। हल्दीराम के मिक्सचर हैं, इनमें भी होता है। तो हमें ध्यान रखना है, खाली की हर चीज को फिर थोड़ा ध्यान से रखना है। जब मैं बोल रही हूँ गेहूं, तो इसका मतलब गेहूं इन ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, तो ये भी धीरे धीरे आप अपने उससे निकाल दीजिए। ठीक है तो मैम। हेल्दी स्नैक्स, हाँ हेल्दी स्नैक्स लेंगे तो उससे हो जाएगा। हम चलिए। दूध की थैंक जगह दही खा सकते हैं क्या? हाँ, दही ठीक है दीदी, दही ठीक ओह थैंक है। दही को पतला करके मट्ठा सा बना के वो खा लीजिए। यू। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत सुंदर जानकारी दी और इतने अच्छे से आपने पूरा ह्यूमन एनाटॉमी को समझाया। और मैं आशा करता हूँ कि थैंक सभी यू को भैया। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके साथ साथ मेरी सभी से रिक्वेस्ट भी है कि मैं इसका क्या कहते हैं यूट्यूब में आपको वीडियो लिंक भेज दूंगा। और इसको अभी सुन करके मेरे ख्याल से बहुतों को समझ में नहीं भी आया होगा, दोबारा 3 बार आप लोगों को सुनना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे जो हर संडे के जो प्रोग्राम होते हैं, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपको दीदी के और भी लेक्चर हैं इस बारे में। और हम नेक्स्ट 1-2 हफ्ते के बाद में यदि विटामिन डी के बारे में होगा तो हम उसको भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस कार्यक्रम में जुड़े कार्य के समापन से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन को सीधा करें और एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस, आंखें कोमलता से बंद करें। ओम। ओम देव शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। अपने चारों ओर का वातावरण, आपका मन पूरी तरह से शांत। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें। आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। और आप सभी से अनुरोध है विटामिन डी के लिए। मेरा भी विटामिन डी कम हो गया था तो मैंने मॉर्निंग में अब पार्क में जाना शुरू कर दिया है। मैं भी थोड़ी देर पहले 1 घंटे की क्लास मैंने पार्क से ली, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया था क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी थी। थैंक यू वेरी मच। आप पार्क में जाइए, योगा करिए, उछल कूद कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वस्थ रहिए। दूसरों को भी थैंक यू वेरी मच।